अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो मिनी एमडी कैट हुआ है उसमें एमसीक्यूज थे कुछ इंग्लिश के, उनकी डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे। करेक्ट आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस, उसके साथ ही साथ इस दफ़ा जो एक एडिशनल चीज़ आपको मिलेगी वो ये होगी कि मैंने रेफरेंसेस देखे हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड किए हैं कि वो एमसीक्यू आपकी किस पास पेपर में से था और वो उस मैंने किस तरह से चेंज किया। लाइक ऑफ कोर्स आपका रूल तो वही रहेगा ना, वो अब हम आपके सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, वर्ब को चेंज कर सकते हैं, बट द रूल रिमेन्स द सेम। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो सकता है कि जो ओरिजिनल एमडी कैट का पेपर होगा उसमें वेयर विल वी स्टैंड, हम कहाँ पे स्टैंड हो रहे होंगे। एंड बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग आई वुड लाइक टू quote somebody. I went through a question. It was like, why not you? Question was simple. Why not you? If everybody else is able to do something, why not you? If there are people who were able to become doctors, why not you? तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट एमसीक्यू वी हैड was, if the research, now the sentence is starting with the very pivotal point here, if, है ना, if it means condition, there is a condition coming up, जैसे stitch coming up होता है ना these days, उसी तरह condition coming up। और conditions हमारे पास कितनी तरह की होती हैं अगर आपको याद हो, we have 4 conditions। पहले conditions को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको सारे रेफरेंस वगैरह सब मिलेगा। तो conditions जो हमारे पास 4 तरह की हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, ये 4 हो गई, लाइक 1 2 3 4, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब हर एक कंडीशन में 2 क्लोज आ जाते हैं। इफ क्लोज, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं हम, इफ क्लोज और मेन क्लोज ना। दिस इज समथिंग यू कैन से कि हाउ वुड वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंडीशंस। हम कंडीशंस में आकर डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे। तो जीरो कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास इफ क्लोज भी प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि इसमें हम सारे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, इस वजह से ये प्रेजेंट सिंपल में है और इसका रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में ही है। ऑलराइट, नाउ कंडीशनल टाइप 1, इसमें हमारे पास क्या केस होता है कि प्रेजेंट सिंपल होता है हमारे इफ क्लोज में और फ्यूचर सिंपल होता है हमारे पास मेन क्लोज में। फ्यूचर सिंपल मीनिंग विल बी यूजिंग विल या शेल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। एंड इन द कंडीशनल टाइप 2 वी हैव पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द सेम वर्ड्स, इंडेफिनिट एंड सिंपल शोज द सेम थिंग। ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम टेंस को शो करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जब हमारे पास आ रहा होगा इफ क्लोज में, तो मेन क्लोज में हमारे पास होगा वुड, इट कैन बी कुड, और इट कुड बी लेट्स जस्ट से शुड। अ मॉडल वर्ब फ्रॉम दीज 3, और उसके साथ हमारे पास बेस फॉर्म होगी। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेयर इन्फिनेटिव, सारा कुछ सेम है। फिर हमारे पास कंडीशनल टाइप 3 जब आती है तो हम पास्ट इंडेफिनेट करते हैं, हम सॉरी पास्ट परफेक्ट करते हैं, और यहां पे अब क्या होगा, ये तीनों वुड, कुड और शुड, इनके साथ हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब ये तो हमारे पास ट्रेडिशनल कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हमारे पास होती हैं। हम अगर इनमें किसी को फिट करके देखें, यानी हमारा क्वेश्चन किस कंडीशन में फिट होता है, अगर हम वो देखें तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया होगा चीज़ों का। अब स्टेटमेंट, हम अपनी स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। इफ द रिसर्च कमिटी हैड implemented the stricter ethical guidelines last year, ओके। अब यहां पे हमने नोटिस क्या करना है, हेड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आया है,
पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन से क्लोज में है? इफ क्लोज में। तो ये स्टैंड आउट होता है यहां पे कि पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब ये चीज तो हमें पता चल गई। अब अगर हमें यहां पे पता चल गया कि जी इफ क्लोज में ये आ रहा है, तो फिर मेन क्लोज में ऑफ कोर्स वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, है ना? ये चीज है ना। अब ऑप्शन अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। द पब्लिक्स परसेप्शन ऑफ द न्यू ड्रग डैश सिग्निफिकेंटली बेटर नाउ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग हियर द करेक्ट option should have been would have been, but obviously the people who have gone through the test already, they know that this is not the correct option. क्यों सर ऐसा क्यों है हमारे साथ, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा काम खराब कर रहा है अभी। लाइक आपका सारा मिक्सअप करने में इसका हाथ है, मेरा नहीं है। तो ये कर क्या रहा है, आप ये रिजल्ट जब आप इस स्ट्रक्चर में शो कर रहे हो ना, वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब है आपका रिजल्ट पास्ट में है। पास्ट में अगर है रिजल्ट तो फिर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, अदरवाइज यू विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। फिर अब आप कहोगे सर ये तो कंडीशनल मिक्स हो गई। तो यस बच्चों, हमारे पास एक ऑप्शन आती है कंडीशंस की जिनको आप मिक्स कंडीशंस कहते हैं। मैंने नहीं बनाई हुई, लाइक एमसीक्यू मैंने बनाया, लेकिन कंडीशंस मैंने नहीं बनाई हुई। जिनकी लैंग्वेज है यू कैन होल्ड देम। अब मुझे कुछ ना कहिएगा। तो हमारे पास इसीलिए अल्फा तो हो गया था गलत क्वेश्चन, गलत आंसर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर फिर कौन सा बनता था? वुड के साथ बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो हमारे पास है बीटा में। बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विल बी हमारे पास आती है फर्स्ट कंडीशन में और वो ओपन कंडीशन होती है, लेकिन ये ओपन कंडीशन नहीं है तो वो इनकरेक्ट। और वोज जो है वो तो इटसेल्फ यूज ही नहीं होता, इस वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता था बीटा, वुड बी। क्योंकि ये जो कंडीशन का लेट्स से रिजल्ट है ना, वो प्रेजेंट में आ गया। प्रेजेंट में क्यों आ गया? क्योंकि नाउ की वजह से ये उस पास्ट की निस्बत करीब तर आ गया। आपको पता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट में यही फर्क है कि अगर आप बहुत दूर चले जाओ ना तो फिर आता है पास्ट परफेक्ट। आप अगर इसकी निस्बत थोड़ा सा करीब आ जाओ तो फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है सर, अब ये एमसीक्यू कहाँ पे पास पेपर में आया हुआ था? ये बेटा आपके पास आया हुआ था 2017 के पास पेपर उसमें, और उसमें कंडीशनली उसने कंडीशंस ही पूछी हुई थी उसने। और ज़्यादा स्पेसिफाई अगर करूँ तो वो कंडीशन थी, कंडीशनल टाइप सेंटेंस था। अब अगर कंडीशनल टाइप सेंटेंस है, इसका मतलब है वो आपसे कोई भी कंडीशन पूछ सकता है। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि भाईजान आपने मेरे से कंडीशनल टाइप 1 पूछना है, कंडीशनल टाइप 2 नहीं पूछना है, या वटेवर। आपको चारों कंडीशंस का और मिक्स कंडीशंस जो है उनका पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिजल्ट कहाँ पे हो रहा है और उसके लिए हम कौन सी कंडीशन को अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। अब यहाँ पे सारी वही चीज़ें ऐड हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेफरेंस आपको कहा था मैं दूंगा, ये रहा आपका रेफरेंस। लेट्स मूव टू द second MCQ now. In the second MCQ, we have a statement here, and the question was to detect the error. You were supposed to point out the error here. आपके पास एक नया चैप्टर ऐड हुआ था, if you guys remember, हुआ था क्या हुआ है, वो चैप्टर था रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। अब उसको जहन में रखते हुए आपका ये एमसीक्यू था। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में वी जस्ट वांटेड टू टेस्ट योर स्किल्स ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसमें अब ग्रामेटिकल एरर की बात ही नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है हमारे एक लॉजिकल एरर की। नो, डोंट गेट इट मिक्स्ड विद द लॉजिकल रीजनिंग। वो वाली इतनी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। इंग्लिश की बेस पे ही टेक्स्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल आंसर आना था। यहाँ पे बच्चों ने ग्रामर छांटी की होगी जी, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, तो उसमें आपने नहीं पढ़ना था। अब अगर आप एमसीक्यू देखो, डिस्पाइट इट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड
मेडिकल ब्रेक थ्रूज ऑफ द डेकेड। अब यहाँ पे अगर हम इतने से क्लोज की बात करें ना, डिस्पाइट इट बीइंग सेलिब्रेटेड, इसको अगर आप छोड़ भी दो अभी वन ऑफ द मोस्ट को, सेलिब्रेटेड को अगर हम देखें बीइंग के साथ, तो ये कंस्ट्रक्शन बन रही है पैसिव वॉइस सेंटेंस की, जस्ट गोइंग थ्रू द थिंग्स, ठीक है, उसका कोई लिंक वास्ता नहीं है हमारे क्वेश्चन से, बट थोड़ी सी रिवीजन हो जाए अच्छी बात होती है। द न्यू प्रोटीन थेरेपीज सक्सेस रेट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली लोअर देन अ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। अच्छा जी, यहां पे अब आ गई हमारी बात, द न्यू प्रोटीन थेरेपी सक्सेस रेट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली लोअर देन हम यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। और जो क्वेश्चन आपको नोटिस करना चाहिए था वो ये था कि कंपैरिजन हम कर किन दो चीजों में रहे हैं। हम कर रहे हैं प्रोटीन थेरेपी का जो सक्सेस रेट है, एक ये है कंपैरेटिव हमारे पास, दूसरा क्या है, लोअर देन अ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। नहीं जी, यही आपके पास एरर था यार, कि हम किस तरह से, लॉजिकल नहीं है ये बात कि आप किसी रेट को, सक्सेस रेट को किसी ट्रीटमेंट से कंपेयर करें, विच हैज बीन द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर मोर देन 20 ईयर्स। बाकी सारा सेंटेंस ठीक है, बोला। अब इसका रेफरेंस क्यों नहीं है? इसका रेफरेंस बच्चों इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा एमसीक्यू आया नहीं है। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स का बहुत तफसीली हमने अपने सारे लेक्चर्स में बात की है, तो अगर आपने नहीं देखे तो यू शुड गो एंड गिव इट अ ट्राई। तो उसके बारे में हमारे पास इस तरह के ही एमसीक्यू आ सकते हैं। फिर अगर बहुत सिंपलर आए तो वो आपसे फिगरेटिव लैंग्वेज पूछ लेगा, बताइए जी ये कौन सा फिगरेटिव लैंग्वेज है, लाइक मेटाफर है, सिमिली है, वटेवर। या फिर अगर राइटिंग में वो पढ़ेगा तो फिर बेटा राइटिंग में तो हर किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये उसकी एग्जांपल थी। और हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनता, करेक्ट आंसर बनता था वो अ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा हमारे पास जो है वो आंसर बनता था, इसीलिए बीटा ही आपके पास करेक्ट आंसर था, बाकी कहीं पे भी एरर नहीं था। तो रेफरेंस कोई नहीं है, एग्जाम्पल आपको बता दी, आपको जो बताया है वो अब आपके पास लिखा हुआ भी है अच्छे तरीके से, साफ साफ, मैं तो इतना साफ नहीं लिखता। Anyways, let's move to the next MCQ here. Choose the correct sentence. Now, this sentence was suggested by somebody else. Now, I have nothing to do with it. I do have something to do with it, but not that much of something to do with it. तो इस क्वेश्चन में अब क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी let's just बच्चों को थोड़ा सा ज़रा लाइक से चेक करते हैं कि बच्चों को कितना पता है चीज़ें, कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इस किस्म का सेंटेंस करते हुए तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। अब मसला क्या है, अगर आपको सेंटेंस में बता दूं, सबसे पहले तो हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन था। द वुड कटर बोरोड एन एक्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर ही यूज्ड टू लाई। लाई झूठ बोलने वाला नहीं है, लाई रिक्लाइन वाला है, रेस्ट करने वाला है। फॉर रेस्ट ही प्लान टू फेल अ ट्री, ये गिराने के मीनिंग में आता है। When he reached the woods, अब reached the woods, हमारा मसला हम कहाँ पे था? हमारा मसला यहाँ पे था कि हमने आपको कंफ्यूज किया दो मिलते जुलते वर्ब्स के दरमियान में, जैसे कि बोरो और लेंड, फॉल और फेल, लाई और ले, अराइव और रीच। अब इन सब में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। हम अगर किसी वर्ब को किसी दूसरे वर्ब के साथ एक्सचेंज कर देते हैं तो मीनिंग आपके सेंटेंस का चेंज हो जाता है। अब अगर आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और आप वर्ब कोई और यूज कर लें तो फिर सेंटेंस तो गया ना। तो अब यहां पे आपने चीज याद क्या रखनी थी कि बोरो ट्रांजिटिव है, लेंड भी ट्रांजिटिव है। क्या मतलब है इसका? कि इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आता है। फर्क कहां पे आ गया जी? बोरो का मतलब होता है लेना किसी से कुछ देर के लिए, टू टेक समथिंग, और लेंड का मतलब है टू गिव समथिंग। फर्क आ गया ना? तो अब आप में से जिस किसी ने ये सिलेक्ट किया था उनसे मेरा क्वेश्चन होगा, द वुड कटर लेंड एन एक्स फ्रॉम अ प्लेस, ये गलत हो जाएगा। फिर अगर लेंड एन एक्स हम सही करें तो फ्रॉम अ प्लेस क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वो मीनिंग ही नहीं बन रहा, उसने दिया एक जगह से, तो वही सारी एम्बिग्युइटी आ गई, गलती आ गई, तो इस वजह से ये एरर था। फिर फॉल और फेल, ये इंट्रांजिटिव है,
fall गिरना, टिपिकली फ्रॉम एन अपराइट पोजीशन। अब फेल क्या है? टू कट डाउन अ ट्री, ठीक है। जैसे फेलेड, मेरा जहां तक ख्याल है आपने किसी न किसी सेंटेंस में पढ़ा हुआ है ये, अब एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है। उसके बाद लाई और ले, फर्क क्या है? लाई इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल और इन अ रेस्टिंग पोजीशन। अब इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बड़ी जरूरी हैं, अभी तो उधर गए ही नहीं हम, ठीक है, वो भी आपको जहन में होनी चाहिए। इसी तरह ले का मतलब है टू पुट और प्लेस समथिंग डाउन। अब जहां पे जिन लोगों ने ले वाला सेंटेंस करेक्ट कर दिया अपना, ये वाला, तो बेटा यूज टू ले व्हाट, ये ट्रांजिटिव है ना, ले समथिंग होगा, ले हिमसेल्फ होएगा मे बी, लेकिन ये सेंटेंस इस फॉर्मेशन में इनकरेक्ट ही होएगा। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है अराइव और रीच में। अब अराइव है हमारे पास इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि इसके बाद अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो हमें प्रपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम रीच की बात करें तो उसके बाद हमें कोई प्रपोजिशन की बात जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कह सकते हैं रीच देयर, रीच्ड देयर या हेयर या व्हाटएवर, अराइव्ड इन, ठीक है, अराइव्ड के साथ इन की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम अराइव किधर है? यहाँ पे कहीं पे होगा, नहीं है, बच गए हो? हाँ चलो, अराइव यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके साथ भी एक और सेंटेंस बन सकता था और उसमें कंफ्यूजन जो है वो एडिशन हो सकती थी। और इसका रेफरेंस जो है ना वो सिंपल है कि वर्ब के क्वेश्चंस आपके पास ऑलमोस्ट कोई ना कोई वर्ब का एस्पेक्ट आपसे किसी ना किसी पेपर में पूछा ही जाता है। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसको तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद बड़ा ही आसान सा एक एमसीक्यू था, मेरे लिए भी आसान था, लाइक सबके लिए ये आसान होना चाहिए मेरा ख्याल है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द कंपनीज चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑप्शन ए ये था, chief executive officer along with the board reviewed the financial data before announcing that the corporate headquarters would remain in the city, citing significance. Now the students who are going through the tests right now, जो 180 वगैरह में हमारे साथ शामिल हैं, उनमें I have given like 2 or 3 MCQs like these, जिसमें के पूछा गया है प्लूरल नाउन्स के बारे में। लाइक जो नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, यानी कि इस कदर प्लूरल होते हैं कि अगर वो प्लूरल, ये एरर है हमारा वैसे, फिर इस कदर प्लूरल है कि इवन इफ वी वांट टू यूज वेयर इज द प्रोनाउन, हियर इट इज, अगर हम ये प्रोनाउन भी इनके साथ यूज करना चाहते हैं ना, तब भी हम इनको प्लूरल ही यूज करेंगे। इस वजह से हमारे पास हेडक्वार्टर्स में एरर था, ये हेडक्वार्टर्स होना चाहिए था। सर एमसीक्यू का रेफरेंस, अच्छा इसका रेफरेंस मैंने ऐड किया क्योंकि बड़ा ही स्पेसिफिक बात हो जाती है ना यहाँ पे आके, तो एमसीक्यू का रेफरेंस आपके पास है। यहाँ पे स्टेटमेंट में बेसिकली आपसे पूछा भी मेरा ख्याल है हेडक्वार्टर्स ही हुआ है, कोई और वर्ड पूछा भी नहीं हुआ। तो इसी तरह के हमारे पास जो नाउन्स आते हैं ना, बैरिक्स आर, बैरिक्स इन, ठीक है, बैरिक्स इज, सॉरी, क्रॉसरोड्स इज, क्रॉसरोड्स आर। बताने का मकसद ये कि अगर आपने सिंगुलर यूज करना है, एक क्रॉसरोड्स की बात करनी है तब भी वो क्रॉसरोड्स है, ज्यादा क्रॉसरोड्स की बात करनी है तब भी वो क्रॉसरोड्स हैं। बात फॉलो कर रहे हैं? उसके बाद गैलोज और स्पीशीज भी इन्हीं नाउन्स की एग्जांपल्स हैं और इनको आपने अब जहन में रखना है इंशाल्लाह। जिन लोगों के अनफॉर्चुनेटली गलती हो गई, इट्स ओके बच्चों, लाइक गलतियों से बंदा सीखता है, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। उसके बाद अब हमारे पास एमसीक्यू आता है, इसका भी रेफरेंस कंप्लीट, हाँ, टू एंश्योर नथिंग इज मिस्ड द टीम डैश नॉट निग्लेक्ट टू स्क्रूशनाइज एवरी डिटेल। अब फर्क कहाँ पे आ जाता है हमारे पास? देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे उसने मांगा हमसे वर्ब हुआ है, लेकिन वर्ब के फौरन बाद अगर हम देखें नोट निग्लेक्ट आ रहा है। अब अगर हम यहां पे टीम को सिंगुलर नाउन कंसीडर करके हम अपना वर्ब सेलेक्ट कर लें अल्फा, तो वो कैसे गलत होगा?
टीम लिख के देख लेते हैं, नीड्स नोट निगलेक्ट। यहां पे मसला आ जाएगा, दो फॉर्मेशंस हो सकती हैं, टीम नीड्स नोट टू निगलेक्ट हो सकता है, या टीम डज नोट नीड टू निगलेक्ट। अगर ये फॉर्मेशन हम यहाँ पे सेंटेंस में नहीं लगा सकते, हमारे पास ऑप्शन थोड़ी होती है कि हम स्टेटमेंट चेंज करें। अब हमने इसी स्टेटमेंट को एडजस्ट करना है, तो किस वर्ब के बाद, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक वर्ब है जिसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? मॉडल वर्ब। तो हमारे पास नीड मॉडल वर्ब के तौर पे है यहाँ पे, ना कि एक मेन वर्ब के तौर पे। अच्छा, अगर किसी बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई नीडेड वाज इनकरेक्ट, तो बेटा हमारा जो टेंस है वो मिसमैच हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर इधर पास्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो बड़ा बुरा होगा, क्योंकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आपका नीड नोट टू जो रेफरेंस है इसका, अगर आप इसको देखें तो वो 187th क्वेश्चन है। यस, ये लिखा हुआ है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो वो 187th क्वेश्चन था आपके 22nd के ही यूएचएस के एमडी गेट के पेपर में, जिसमें मॉडल वर्ब ही पूछा गया है। और उनमें मजे की बात है, उस पेपर में वन के साथ लिखा हुआ है। अब वन भी तो सिंगुलर है। हाँ, टीम सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, फैमिली की तरह, कमेटी की तरह, मगर हमारे पास कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं थी जिसको देख के हम ये कह सकेंगे टीम प्लूरल है। फ़र्क आ जाता है। तो ये सारा केस था आपके पास, ये एक्सप्लेनेशन है। अगर आप द टीम नीड्स यूज करना चाहते हैं, एक बेसिक वर्ब यूज करना अगर आप चाहते हो, तो नीड्स टू एग्जामिन कंप्लीट इन्फिनेटिव आ रहा है। मॉडल वर्ब के साथ आपके पास, किधर गया जनाबे वाला, मॉडल वर्ब के साथ हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव आएगा। और ठीक है, उसके अलावा इस एमसीक्यू में और कुछ भी नहीं था। भले मैंने कोशिश यही की थी एमसीक्यूज बनाते हुए कि जब आप एमसीक्यूज देख रहे हो ना, तो जैसे ही एक्सप्लेनेशन देखो तो यू शुड गो लाइक यार ये तो मुझे आता था। अगर गलत हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर ने ठीक किया होगा इंशाल्लाह। एनीवेज, मूविंग ऑन, वी हैव द क्वेश्चन द जनरल्स फोर्सेस, the general's forces apostrophe s, पोजीशन शो करता है। आफ्टर अ ग्रोलिंग नाइट, ग्रोलिंग मुश्किल नाइट मार्च, यानी कि थका देने वाली नाइट मार्च, वर poised to fall dash the unsuspecting enemy encampment at dawn। ओके, यहाँ पे अब ऑन क्यों नहीं है, इन क्यों गलत हुआ, और टू तो का तो मतलब ही चेंज हो जाता है वैसे, और अपॉन क्यों करेक्ट था, ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। और साथ ही साथ आपका एज यूजुअल, अभी के लिए एज यूजुअल आपका रेफरेंस भी मौजूद है। अगर हम देखें तो फॉल अपॉन मतलब इसका क्या है, दैट मीन्स टू बिगिन अ सडन एंड फोर्सफुल अटैक, बहुत जोरावर अटैक शुरू कर देना। फिर फॉल ऑन कैन मीन टू लैंड समथिंग, ठीक है, द रेन फेल ऑन द रूफ टू लैंड समथिंग। और अगर हम फिगरेटिवली बात कर रहे हैं तो टू बिकम समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटी फेल ऑन समबडी। फिर अगर हम फॉल इन की बात करें तो वो मिलिट्री लाइन है, जैसे हम बोलते हैं फॉल इन लाइन्स, फॉल इन प्रॉपर लाइन्स या वटेवर। तो उस केस में हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाती हैं, क्योंकि फॉल टू तो डूइंग समथिंग विद एंथुजियाज्म, स्पेशली बीइंग, ईटिंग और वर्किंग, वो रेयर यूजेज है उसका। लेकिन हमारे पास इस केस में वो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बेस्ट ऑप्शन अपॉन था, और ये आपको पता होना चाहिए था, बिकॉज हमारे पास पेपर में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि हीट द ऑयल ऑन इन विद इनटू, या फिर ऑन इन विद इनटू, ये चार ऑप्शन से, विद अ हैवी पेन। अब विद अ हैवी पेन गलत होएगा, फिर ऑन अ हैवी पेन कैसे गलत होगा,
इन आ और इन टू में क्या फ़र्क था, इस तरह से आपसे एमसीक्यू प्रीपोजिशन के हिसाब से पूछा गया था। और प्रीपोजिशन वाला एमसीक्यू तो कोई पूछे ना पूछे, मेरा बड़ा ख्याल है कि प्रीपोजिशन वाला एमसीक्यू तो ज़रूर पूछेगा। उसके बाद वी हैव द एमसीक्यू, बहुत आसान बड़ा सिंपल एमसीक्यू था भाई ये, क्योंकि ये रूल बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ है। और उसके अलावा ये रूल आपकी एक चैप्टर था डार्क देवर एंड गोल्डन आइज, अगर आपके सिलेबस में था तो वेल एंड गुड है, नहीं था तब भी कोई मसला नहीं है। तो उसमें से एक लाइन से इन्फ्लुएंस है। रूल हमारा ये कहता है, इडियोमेटिक फॉर्मेशन हमारे पास ये कहती है कि हमने जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्लेइंग की बात करनी है ना, स्पेशली प्लेइंग की जब हमने बात करनी है, तो उससे पहले आर्टिकल दा लगाना है। अब अगर उससे पहले आर्टिकल दा लगाना है तो ये गलत हो गया हमारा। इसके बारे में भी बात नहीं करते, इसके बारे में भी अभी बात नहीं करते, फिर ये भी गलत हो गया क्योंकि आर्टिकल दारी हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा सर बीटा क्यों गलत हो गया, इसमें तो हमने दोनों से पहले द लगाया हुआ है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन गलत क्यों हो गया। तो द आंसर वुड बी बेटा व्हेन बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स आर अलाइक, जब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स एक जैसे हैं ना, पाइप्स भी वही हैं और फ्लूइड्स भी वही हैं, फू फू करके ही बजाने होते हैं। तो जब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अलाइक हैं तब हमें दो आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, हम पहले वाले के साथ दा लगाएंगे, दा पंजाबी वाला नहीं इंग्लिश वाला, और दूसरे वाले आर्टिकल को हम छोड़ देंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे होता द वायलिन एंड डैश पियानो, तो वो डैश में अब हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम द आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि वो दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने थे। नाउ द रेफरेंस, बाकी सारी चीज़ तो आपको मैंने बता दी है, तो सिर्फ रेफरेंस आपका बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और सीधा सीधा यही वाला रेफरेंस था, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो डिफरेंट थे, इसी वजह से उनमें दोनों में जो आर्टिकल वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था, ना कि हमारे ऑप्शंस की तरह। आफ्टर दैट वी हैव वोकेबलरी थी हमारे पास। अब वोकेबलरी में क्वेश्चन था जी, द न्यू साइंटिफिक एविडेंस सर्व टू डिबंक द लॉन्ग हेल्ड थ्योरी दैट डायनासोर्स वर कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स। अब डिबंक का आपसे एंटोनिम पूछा हुआ है। सेंटेंस के हिसाब से आपने एंटोनिम बताना है इसका। डिबंक का मतलब होता है पर्दाफाश कर देना, तो इसका एंटोनिम कुछ होगा वैलिडेट कर देना, ठीक है। तो वैलिडेट हमारे पास मौजूद था और हमारे पास इसका डायरेक्ट एंटोनिम यही था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की और ये आपके पास पेपर से इन्फ्लुएंस, यानी कि वोकेबलरी तो कहीं से भी दे सकता है। तो एक वोकेबलरी वाला क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से दे दिया, एक आपको फिर मैंने डायरेक्टली पास पेपर का एमसीक्यू दे दिया। ऑप्शंस पास पेपर के थे और बड़ी सीधी सी बात है, आई एम नॉट स्टूपिड इनफ कि मैं आपको स्टेटमेंट भी वही दे दूँ, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। तो वो स्टेटमेंट मैंने चेंज की थी। द archaeologist descending into the long-sealed crypt was immediately confronted with the dash atmosphere that had festered for centuries, a result of the tomb's stagnant air and the slow decay of its organic contents. Now, सर जी सेंटेंस का क्या मतलब है? सेंटेंस का ओवरऑल मतलब ये है कि गार था, वो बंद था बहुत देर से, तो उसके अंदर स्मेल पड़ी हुई थी, सिंपल। तो वो चीज़ आपको घुमा फिरा के पूछी है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आपके पेपर में भी यही था, वो प्यूट्रिड है, जिसका मतलब बैड स्मेल, बैड एटमॉस्फेयर के मीनिंग्स में हमारे पास आता है। तो मीनिंग्स आपके पास आ गए, आपके पास रेफरेंस आ गया, और यकीन करें यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। सेम क्वेश्चन से मतलब ये है ऑप्शंस यही थे, तरतीब चेंज हो सकती है लेकिन बाकी सारी चीज़ें यही थी। आपके प्राइमरी मीनिंग इसका क्या है? फिजिकल सेंस। इन अ फिजिकल सेंस इट मीन्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिके, लाइक डिकम्पोजिशन वगैरह, जो फाउल स्मेल होती है, बुरी स्मेल होती है, वो इसका मीनिंग आ जाता है। फिर अगर हम इसके सिनोनिम्स देख लेते तो रेंसेड, फाउल स्मेलिंग, फेस्टरिंग, रोटन, डिकम्पोज्ड, एंटोनिम में करप्ट, डिप्रीव्ड और रिपल्सिव वगैरह इसके एंटोनिम्स में शामिल होते हैं। तो एनीवेज ये आपके पास जो था सारा आपका मिनी एमडी कैट था। होपफुली आप में से ज़्यादातर के ठीक हुए होंगे। हम मूवी तो यही करते हैं और साथ ही साथ पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।
नेवर गिव अप और डोंट लूज होप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।